शिक्षा के आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर की बात है, यह कलाओं में भी सबसे खराब कला है। संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल गुप्ता आप लोगों के लिए राजनीति शास्त्र विषय लेकर आया हूं। इसमें आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति से। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे अरस्तु के एक स्टेटमेंट से, जिसमें उसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु यूनान का एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक था, जिसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक राजनीतिक स्वभाव से राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। अरस्तु का यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य और समाज से बाहर रहता है तो वह या तो देवता है या पशु है। मानव जीवन के अनेक पक्ष या आयाम होते हैं, जैसे सांस्कृतिक आयाम, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम। इन सभी पक्षों का अध्ययन किसी न किसी विषय के अंतर्गत किया जाता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए विषय है अर्थशास्त्र। सामाजिक पक्ष का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नैतिक पक्ष का अध्ययन हम नीति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष का, राजनीतिक आयाम का अध्ययन हम लोग राजनीति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा किया जाता है। इन्हीं सामाजिक विज्ञानों में एक विज्ञान है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का जनक यूनान के राजनीति विज्ञानी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। राजनीति विज्ञान का जन्म तो यूनान में हुआ, लेकिन इसका विकास माना जाता है यूरोप से। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये तीन यूनान के महान राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की। लेकिन इसके विकास का श्रेय यूरोप के राजनीतिक विचारकों को जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से हॉब्स, लॉक, बेंथम, जेएस मिल आदि हैं। राजनीति विज्ञान का जनक यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत, व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत अरस्तु से ही मानी जाती है। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा ही किया गया था। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक इसी कारण कहा जाता है क्योंकि उसने सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग किया और राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत की। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ही है पॉलिटिक्स। राजनीति विज्ञान का जन्म हमने कहा कि यूनान में हुआ, लेकिन तो इसका विकास यूरोप में हुआ। राजनीति शब्द अर्थ, अगर हम राजनीति के अर्थ की बात करें तो राजनीति शब्द अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतर है और पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। राजनीति विज्ञान का जन्म यूनान से माना जाता है। यूनान का एक अन्य नाम ग्रीस भी है। ग्रीस प्राचीन काल में यूनान में या ग्रीस में छोटे छोटे नगर थे, जिन्हें उस समय नगर राज्य या सिटी स्टेट कहा जाता था। नगर राज्य या सिटी स्टेट कहा जाता था और नगरों से संबंधित या नगर राज्य से संबंधित क्रियाओं, कार्यकलापों एवं प्रशासन के अध्ययन को ही उस समय के यूनानवासी
पॉलिटिक्स कहकर पुकारते थे। वहीं से इस शब्द का जन्म हुआ और उसी इस तरह से राजनीति शब्द का जन्म हुआ। राजनीति शब्द से अभिप्राय नगर राज्य तथा उससे संबंधित जीवन, घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों एवं समस्याओं का अध्ययन है। इसी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक समय में राज्य सरकारों का, प्रशासन का, व्यक्ति तथा समाज के विविध संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अर्थात राजनीति विज्ञान में आज के समय में हम राज्य के साथ साथ सरकार का भी अध्ययन करते हैं, प्रशासन का भी अध्ययन करते हैं तथा व्यक्ति और समाज के विविध संबंधों का भी अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। राजनीति विज्ञान की अगर परिभाषा की बात की जाए तो राजनीति विज्ञान की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के जितने भी विचारक हैं सभी विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है। इसीलिए गार्नर का एक प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की राजनीति के लेखक। ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि यह कथन राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की राजनीति के लेखक। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक गार्नर का। राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों द्वारा इस विषय से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी जितने भी राजनीतिक विचारक हैं उनमें से कोई राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल राज्य को मानता है, कोई राजनीति विज्ञान का अध्ययन सरकार को मानता है और कोई दोनों को मानता है। कुछ विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को केवल राज्य के अध्ययन के रूप में देखते हैं, कुछ राजनीतिक विज्ञान को केवल सरकार के अध्ययन के रूप में देखते हैं और कुछ विद्वानों का वर्ग ऐसा है जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में देखते हैं। गार्नर, गैटल आदि विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन राज्य के रूप में करते हैं। ब्लंट्सली कहता है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत आवश्यक तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ। यह कथन है ब्लंट्सली का। ब्लंट्सली राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के रूप में देखता है। उसी तरह गार्नर कहता है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि यह कथन किसका है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो यह कथन है गार्नर का। राज्य राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय है। कोई भी व्यक्ति राज्य से बाहर नहीं जा सकता है। अरस्तु का कथन है कि राज्य से बाहर वही व्यक्ति रह सकता है, वही रह सकता है जो व्यक्ति है ही नहीं, या तो वह क्या है, देवता है या तो पशु है। क्योंकि राज्य में रहना है तो राज्य के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, राज्य के नियमों को मानना पड़ेगा और नियम बनाने का काम करता है राज्य। इसलिए सभी विद्वानों में कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि राजनीति के अंतर्गत केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। वहीं कुछ विद्वान ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध केवल सरकार के अध्ययन से है। इसमें 2 प्रमुख विचारक हैं, सिले और लिंकाक। सिले और लिंकाक यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विशुद्ध रूप से सरकार के अध्ययन से संबंधित है। राज्य एक अमूर्त संस्था है। इस राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति सरकार द्वारा की जाती है। राज्य हमें दिखाई नहीं देता है, राज्य एक अमूर्त संस्था है, राज्य एक अमूर्त रूप है, लेकिन उसकी इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं की अभिव्यक्ति सरकार के रूप में की जाती है। सरकार का मतलब होता है जैसे हमारे देश के मंत्रिमंडल, हमारे देश का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वह सरकार का एक रूप है।
जो इस देश के इच्छाओं की या भारत राज्य के इच्छाओं की क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। इसलिए सीले और लिंकाक राजनीति का अध्ययन सरकार के रूप में करते हैं। सीले का कहना है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार से सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, और बीज गणित में अंकों तथा ज्यामिति शास्त्र में स्थान एवं लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन किया जाता है। लिंकाक का कथन है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, मतलब कि राजनीति विज्ञान का संबंध केवल और केवल सरकार के अध्ययन से है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानने वाले कौन कौन से विचारक हैं। तो कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो राजनीति शास्त्र को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। इसमें तीन प्रमुख विचारक हैं, पॉल जेनेट, डिमॉक और गिलक्राइस्ट। पॉल जेनेट का कहना है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसने दोनों बात कही है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं, राज्य के आधार का भी अध्ययन किया जाता है कि राज्य बना कैसे, राज्य अस्तित्व में कैसे आया, राज्य का आधार क्या है, और सरकार के सिद्धांतों पर भी विचार किया जाता है कि सरकार बेसिकली कैसे, सरकार के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, सरकार का गठन कैसे होता है। इन दोनों बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दिमाग, इसका कथन है कि डिमाक ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। डिमाक ये कहता है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने एक साधन के रूप में सरकार का गठन करती है। इसीलिए इसने सरकार को राज्य का एक साधन कहा है जो उसके इच्छाओं की अभिव्यक्ति करती है। यह कथन है दिमाग का कि राज्य का एक साधन है, यानी राज्य एक साध्य है और सरकार उसका साधन है जो उसके इच्छाओं की पूर्ति करता, उसके सारे कार्य करता है। गिलक्राइस्ट का कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इसने भी कहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य का भी अध्ययन करते हैं और सरकारों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये तीन वर्ग हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है। कुछ राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में देखते हैं, कुछ राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में देखते हैं, और कुछ राजनीति विज्ञान को दोनों के अध्ययन के रूप में देखते हैं। अब अगर हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति या उसके स्वरूप की बात करें तो प्रकृति या स्वरूप का अर्थ है कि राजनीति विज्ञान को माना क्या जाए, राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना जाए या कला माना जाए। अगर विषयों की बात करें तो विषय केवल दो वर्ग में ही विभाजित होते हैं, कुछ विषय होते हैं विज्ञान और कुछ विषय होते हैं कला। विज्ञान का अर्थ है कि वस्तुओं विषयों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान के अंतर्गत हम जिन चीजों का अध्ययन करते हैं वो व्यवस्थित रूप से किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि मानव शरीर की संरचना का अगर अध्ययन करना है, उसके फंक्शन का अध्ययन करना, उसकी क्रियाओं का अध्ययन करना है, तो हमें सबसे पहले कोशिका का अध्ययन करना होगा कि कोशिका क्या है। अगर मानव संरचना का अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि कोशिका क्या है। फिर उसके बाद ऊतक का अध्ययन किया जाएगा, फिर अंगों का अध्ययन किया जाएगा। अगर मानव शरीर की संरचना में कई तंत्र होते हैं, कई अंग तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उनका एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं, तब उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करते हैं, क्योंकि पहले हम खाते हैं फिर जाते हैं। मतलब उत्सर्जन तो तब होगा जब कुछ खाएंगे जिनका अगर पाचन होगा। तो सबसे पहले पाचन तंत्र का अध्ययन, क्योंकि पाचन तंत्र को समझने के बाद ही हम विज्ञान में उत्सर्जन तंत्र को समझ सकते हैं, इसलिए उसका क्रमबद्ध अध्ययन होता है।
इस विषय को विज्ञान कहा जाता है। दूसरी चीज यह है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, कला है। कुछ विद्वानों का वर्ग ऐसा है जो यह मानता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान भी नहीं है और कला भी नहीं है। जैसे एक राजनीतिक विचारक है बक्ल। बक्ल राजनीति विज्ञान को ना तो कला मानता है और न ही विज्ञान मानता है। उसका एक स्टेटमेंट है कि शिक्षा के आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर की बात है, यह कलाओं में भी सबसे खराब कला है। यह कथन है बक्ल का। आगे हम लोग इसको देखेंगे। राजनीति विज्ञान को कला माना जाए अथवा विज्ञान माना जाए, इस प्रश्न पर भी राजनीति विज्ञान के विचारकों के दो वर्ग हैं। कुछ राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं, कुछ राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने वाले विचारक हैं बक्ल, काम्पटे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मोस्का और बक्ल का एक कथन है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यानी बक्ल न तो इसको विज्ञान मानता है और न ही इसको कला मानता है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विद्वान हैं अरस्तु, बर्नार्ड शॉ, बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंट्सली, डॉक्टर फाइनर तथा लास्की। अरस्तु ने तो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान सुपर साइंस की संज्ञा दी है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है। बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान कहा है। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क, जैसे जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, वो इसके संबंध में क्या तर्क देते हैं या इसकी वैज्ञानिकता के संबंध में क्या तर्क देते हैं कि राजनीति विज्ञान निम्नलिखित तथ्यों के अनुसार राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। इसमें कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान की भांति सर्वमान्य तथ्यों का अभाव होता है। पहला है सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। जैसे विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्य होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण का नियम, अगर कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है तो वह नीचे ही आती है, जिसका कारण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा उस वस्तु का नीचे की ओर आना। और यह एक सर्वमान्य तथ्य है। जितने भी वैज्ञानिक होंगे उन्हें यह मानना पड़ेगा, क्योंकि यह सार्वभौमिक है और सत्य भी है कि कोई भी चीज अगर कहीं से भी गिरेगी तो वह नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी, जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसको खोया था न्यूटन ने। तो ये एक सार्वमान्य तथ्य है, सार्वभौमिक तथ्य है। विज्ञान में इस तरह के तथ्य होते हैं जो हर जगह हर स्थिति में लागू होते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा कोई सर्वमान्य तथ्य नहीं होता है, ऐसे तथ्यों का अभाव होता है। जैसे अगर हम राजनीतिक सिद्धांतों की बात करें तो कुछ राजनीतिक सिद्धांत है जैसे व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, अराजकतावाद। इन सिद्धांतों से संबंधित जो विचारक हैं वो राज्य के स्वरूप को लेकर कि राज्य है क्या, उचित है कि अनुचित है, आवश्यक है कि आवश्यक नहीं है, साध्य है कि साधन है, इस पर इन सब विचारकों के अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तथ्य हैं। जैसे व्यक्तिवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। आदर्शवाद राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है, आवश्यक अच्छाई मानता है। नैतिक संस्था या आवश्यक अच्छाई। अराजकतावाद व्यक्तिवाद के ठीक विपरीत इसे अनावश्यक बुराई मानता है। ऐसे समझिए, व्यक्तिवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है
जिसके विचारक यह मानते हैं कि राज्य एक अनिवार्य बुराई है। अनिवार्य भी है लेकिन क्या है, बुराई है। अनिवार्य इसलिए है क्योंकि वह राज्य में रहने वाले लोगों के लिए नियम कानून बनाता है और यह देखता है कि सभी व्यक्ति उन नियमों उनका उनका उन नियमों का उन कानूनों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन बुराई भी मानता है व्यक्तिवाद, इसलिए मानता है क्योंकि राज्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं का हनन करता है। उसी के विपरीत जो आदर्शवाद है वह यह कहता है कि राज्य बुराई न होकर के एक आवश्यक अच्छाई है, एक नैतिक संस्था है। राज्य को आवश्यक बताते हैं और अच्छाई भी बताते हैं कौन? आदर्शवादी विचारक। तथा अराजकतावाद, जो अराजकतावादी हैं वो यह मानते हैं कि राज्य आवश्यक भी नहीं है और बुराई भी नहीं है। वे राज्य की अंत की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सबके लिए अच्छा होगा कि राज्य का अंत कर दिया जाए, क्योंकि यह शोषण का यंत्र है, यह केवल समाज में बुराई फैलाता है। इसलिए क्या किया जाए, इसका अंत कर दिया जाए। तो सवाल पूछा जाता है कौन सी राजनीतिक विचारधारा राज्य के अंत की बात करती है? तो राजनीतिक विचारधारा है अराजकतावाद। तो इस तरह से जितने भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनसे संबंधित राजनीतिक विचारक हैं, राजनीतिक विद्वान हैं, सभी में राजनीति विज्ञान को लेकर किसी सर्वमान्य तथ्य का अभाव है। जैसे विज्ञानों में कोई सर्वमान्य तथ्य होता है, वैसा कोई सर्वमान्य तथ्य राजनीति विज्ञान में नहीं होता है, इसलिए इसे विज्ञान की संज्ञा नहीं दी जाती है। दूसरा, विज्ञान में कार्य और कारण में एक निश्चित संबंध होता है। कोई कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यह एक संबंध होता है, इसको कहते हैं कार्य कारण संबंध। जैसे अगर कोई चीज पृथ्वी पर गिर रही है तो वह इसी कारण से गिर रही है क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उस चीज को अपनी ओर खींचती है। कारण सर्वव्यापी होता है, हर जगह लागू होता है, सार्वभौमिक होता है और उनमें कार्य और कारण में संबंध होता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में इस तरह के कार्य कारण संबंधों का अभाव होता है, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दी जाती है। तीसरा, पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का भी अभाव पाया जाता है राजनीति विज्ञान में। विद्वान यह तर्क देते हैं कि जिस तरह से विज्ञान में पर्यवेक्षण और परीक्षण होता है, प्रयोग किए जा सकते हैं, प्रयोगशाला में परीक्षण किए जा सकते हैं वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा, उस तरह के किसी भी परीक्षण का अभाव होता है राजनीति विज्ञान में, इसलिए भी इसे विज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अचूक माप की कमी, विज्ञान विषय में मापन संभव है और अचूक मापन संभव है। जैसे अगर किसी जगह पर भूकंप आता है तो रिएक्टर स्केल से वहां के भूकंप की तीव्रता का मापन किया जा सकता है, जो कि अचूक होता है। कितने रिएक्टर का भूकंप आया यह विज्ञान का विषय है और वहां अचूक माप होता है। अगर ब्लड प्रेशर मापना है तो ब्लड प्रेशर मशीन से ब्लड प्रेशर का मापन किया जा सकता है, अचूक माप होता है। लेकिन इस तरह की किसी अचूक माप की व्यवस्था राजनीति विज्ञान में नहीं है। कोई राज्य है, उस राज्य की सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, क्या किया है, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है, ना ही इसकी कोई निश्चित क्या है, माप है। इसलिए भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तीसरा, विज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। विज्ञान विषय में यंत्रों के द्वारा परिस्थितियों का अध्ययन करके एक भविष्यवाणी की जाती है जो लगभग क्या होती है, सटीक होती है, सही होती है। वर्षा कब होगी, कितनी मात्रा में होगी, इसका पूर्वानुमान वैज्ञानिकों द्वारा लगाया जाता है और जो लगभग लगभग सही होता है। लेकिन ऐसे किसी भी भविष्यवाणी की क्षमता राजनीति विज्ञान में नहीं होती है। वैसे तो भविष्यवाणी राजनीति विज्ञान में भी की जा सकती है, सरकारों के बनने या बिगड़ने की भविष्यवाणी भी की जाती है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहां भविष्यवाणी पहले ही कर दी जाती है कि फला व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, जो लगभग लगभग सही होता है लेकिन निश्चित नहीं होता है। हमारे यहाँ
अभी मान लीजिए जैसे राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर के भक्त ये कयास लगा रहे हैं कि भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया, पक्का है इस बार भी जीत जाएगा। यह भविष्यवाणी है, लेकिन भविष्यवाणी सटीक नहीं होती है राजनीति विज्ञान, इसीलिए भी इसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में बर्क का एक कथन है कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। यह कथन है बर्क का। अगला देखते हैं, कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान वास्तव में विज्ञान है और इसके पक्ष में तर्क भी देते हैं। जैसे पहला तर्क दिया जाता है कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले हैं वह कहते हैं कि विज्ञान विषय की भांति हम राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन क्रमबद्ध रूप से करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर मानव शरीर के संरचना का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें कोशिका पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं, ऊतकों के मिलने से शारीरिक अंग बनते हैं और सभी अंगों को मिला करके शरीर की संरचना होती है। जो इसके पक्ष में तर्क देते हैं वो यह कहते हैं कि अगर जैसे हम राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन करें, राज्य की स्वरूप का अध्ययन करें, तो हम पहले एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ भी राज्य के स्वरूप का अध्ययन करते हैं कि प्राचीन काल में राज्य का स्वरूप कैसा था, प्राचीन काल में राज्य के नियम कानून क्या थे, मध्यकाल में राज्य का स्वरूप कैसा रहा और वर्तमान काल में राज्य का स्वरूप क्या होगा, क्या है। प्राचीन समय में राज्य का स्वरूप कुछ और था, मध्यकाल में या ईसाइयत काल में राज्य का स्वरूप कुछ और था, आधुनिक समय में राज्य का स्वरूप कुछ और है। इस समय पहले राज्य आया, पहले नगर राज्य आए, नगर राज्य से राज्य बने, राज्य से राष्ट्र, और अब बात की जाती है अंतरराष्ट्रीयतावाद की। तो ये एक क्रमबद्ध अध्ययन है जिसका अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। यानी विद्वान यह तर्क देते हैं कि जैसे विज्ञान का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, वैसे राजनीति विज्ञान का भी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन होता है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एक रूपता होती है। जितने भी राजनीति विज्ञानी हैं, सब राजनीति विज्ञान के अध्ययन की सामग्री के संबंध में एक मत है। वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो सामग्री होती है उसकी प्रकृति और उसका स्थायित्व सब एक रूप होता है। जैसे राजनीति विज्ञान में अगर हम राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, सरकार का अध्ययन कर रहे हैं, सरकार की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन की जो सामग्री होगी वो वैसे ही होगी जो हर जगह होती है, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे किसी भी देश का विद्वान हो, वो अध्ययन सामग्री को वही, अध्ययन सामग्री की प्रकृति को वही मानेगा जो सभी देश के विद्वान मानेंगे। तीसरा यह कहा जाता है कि सर्वमान्य तथ्य का अभाव होता है, लेकिन जो पक्ष में तर्क देते हैं वह यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी कुछ सर्वमान्य तथ्य होते हैं। जैसे लोक सेवाओं के सदस्य अस्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए तथा वे तटस्थ और निष्पक्ष होने चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, असमानता, जातिवाद, निरक्षरता, अत्यधिक निर्धनता प्रजातंत्र के लिए बुरी है। यह सर्वमान्य तथ्य है राजनीति विज्ञान में। हर राजनीतिक विद्वान इनको मानता है कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो देश के कानूनों का अस्तित्व बना रहेगा, अगर अत्यधिक निर्धनता होगी तो वह अत्यधिक निर्धनता प्रजातंत्र के लिए हानिकारक होगी। यह केवल कुछ वर्ग नहीं मानते, यह सभी वर्ग मानते हैं। राजनीतिक विद्वानों का सभी वर्ग यह मानता है कि ये सारी चीजें एक मत हैं, सार्वभौमिक तथ्य हैं, सर्वमान तथ्य हैं। इस हिसाब से ये विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। आगे देखिए, कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध स्वीकार किया जाता है राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जिस तरह से विज्ञान में कार्य कारण संबंध होता है, उस तरह से जिस तरह से विज्ञान में कार्य कारण संबंध होता है, उस तरह से राजनीति विज्ञान में भी कुछ कार्य कारण पारस्परिक संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी देश में अगर किसी सरकार का गठन होता है
तो यह चीज सत्य है कि अगर कोई सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तो उसे जाना ही जाना है। अगर सरकारें काम ठीक से नहीं करती हैं, लोगों के कल्याण, लोगों की भलाई के लिए नीतियां नहीं बनाती हैं, तो उस प्रकार की सरकार को लोग अस्वीकार कर देते हैं। कारण यही है कि काम ठीक से नहीं कर रही है। इसलिए इसमें भी कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जाता है। इस आधार पर भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना जाता है। पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव है। कुछ राजनीति विज्ञान के विद्वान यह भी मानते हैं कि विज्ञान की भांति राजनीति शास्त्र में भी परीक्षण एवं पर्यवेक्षण संभव है। भविष्यवाणी की क्षमता, जैसे हमने पहले ही कहा कि राजनीति विज्ञान में भी भविष्यवाणी संभव है। जैसा बर्क ने तो इसके विपरीत कहा है कि भविष्यवाणी करना मूर्खता है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी सरकारों के गठन के लिए भविष्यवाणी की जाती है, जो लगभग लगभग सही होती है। इसलिए इसको भी क्या माना जाना चाहिए? विज्ञान माना जाना चाहिए। अनेक विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानकर इसे कला मानते हैं। ब्लंटसली इसका प्रसिद्ध वाक्य है कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है। देखिए, राजनीति विज्ञान कला है अथवा विज्ञान है, इस पर बहुत मतभेद हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तव में राजनीति विज्ञान कला है या विज्ञान है, तो इसे कला मानना ही उचित होगा, क्योंकि वैसे तो विज्ञान और कला दोनों ही एक विकसित होने वाली विषय है। विज्ञान में भी विकास होता है समय के अनुसार, कला में भी विकास होता है समय के अनुसार, लेकिन विज्ञान अपरिवर्तनशील होता है, जबकि कलाएं हमेशा परिवर्तित होती हैं। विज्ञान में समय और परिस्थिति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि कलाएं समय और परिस्थिति और स्थान के आधार पर परिवर्तित होती रहती हैं। ब्लंटसली ने कहा है कि राजनीति विज्ञान से विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है। राजनीति विज्ञान का एक विज्ञान और कला, राजनीति विज्ञान विज्ञान और कला दोनों है। कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो दोनों को मानते हैं। विलियम एस लिंगर ने कहा है कि विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। राजनीति विज्ञान के संबंध में यह पूर्णतया लागू होता है। यह कथन है विलियम एस लिंगर का। कैटलिन राजनीति विज्ञान का अर्थ विस्तार से बताते हुए उसे कला, दर्शन और विज्ञान तीनों मानता है। लासवेल ने इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। यानी कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं, जैसे लासवेल, कैटलिन एसिंगलर, ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान और कला दोनों मानते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा राजनीति विज्ञान का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसका विषय क्षेत्र, राजनीति विज्ञान का अर्थ और इसकी प्रकृति। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका विषय क्षेत्र। धन्यवाद।